19 ये जो तकरीबन हमारा 9 तारीख को जो वाक़े हुए, अब ये वो नए 9 तारीख को जो वाक़े हुए वो ऐसे हुए जो इस तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुए। दुश्मन ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमें अपनों ने नुकसान पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? जाहिर है वो एक प्रोजेक्ट के तहत वो बंदा आया और उसको मुसलत किया गया हमारे ऊपर। वो सियासी नहीं था, वो प्ले बॉय था, उसको सियासत से कोई वास्ता नहीं था। अगर वो सियासत से इसको वास्ता होता तो वो ऑक्सफोर्ड से जो है अपनी पॉलिटिकल की डिग्री जो थी वो 3rd क्लास में नहीं लेता, मगर उसने 3rd क्लास में डिग्री ली और वो क्रिकेट के हवाले हो गया, वो स्टार बना, उसने लोगों के दिमागों को चेंज किया। उसने कहा कि भाई यही बंदा है, यही स्टार है, यही मुल्क को चलाएगा, ये मुल्क को लेके आगे चलेगा। भाई वो सियासतदान नहीं था, वो चलता रहा, एक ही सीट ली और 18 में हमने उनको जो है यहाँ का मोतबर बना के रख दिया। एक प्रोजेक्ट के तहत उसको लेके आया, उसके ऊपर मेहनत की गई। मेहनत करने के बाद उसने यहाँ पर जो हशर नशर किया सियासत का, जो यहाँ पर तकरीबन ये हमारी जो है 5वीं बजट है, 3 बजट तो लोगों ने पास की, तो यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर पाते थे। एंड ही वॉज सो एरोगेंट, आई मीन किसी से वो हाथ तक नहीं मिलाता। सियासत है क्या? सियासत में 3 कदम आगे 2 कदम पीछे। उसको सियासत ही नहीं आ रही थी, वो उसके ऊपर हमारे ऊपर मुसलत किया गया। लोगों ने कहा कि बच्चों के इतने माइंड से चेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत में है तो सब कुछ ठीक है, अगर ये हुकूमत में नहीं है तो सब खराब है, सब चोर है। भाई तुम लोग रिवॉल्यूशन के चक्कर में थे क्या? ये रिवॉल्यूशनरी तो थे ही नहीं। अगर ये रिवॉल्यूशनरी होते तो इस किस्म की बातें नहीं करते। ये लोग, इन लोगों ने तो एक दिन का जेल भी नहीं देखा। हम लोगों ने तो कुछ देखा ना। आप ये तो देखे ना, भुट्टो साहब को लोगों ने वो फांसी पे चढ़ाया, शहीद किया। शहीद किया, सिर्फ 25 लोग थे उसके जनाजे की नमाज पे। उसको घर वालों को मुंह देखने नहीं दिया। उसकी अपनी बेगम गांव में बैठी हुई थी, अमीर बेगम, उसको भी मुंह देखने नहीं दिया गया और उसकी रात को 4 बजे उसको दफनाया गया। मगर हम लोगों ने इंतकाम नहीं लिया। बेरी साहबा, बेगम साहबा को लाठियां मारी गई कदाफी स्टेडियम में, मगर बेरी साहबा ने जब वजीर आजम बनी 88 में, शहीद बहुत बड़ा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया कि इसलिए कि वो जमहूरियत को चला रहा था। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक नोट पढ़ा था, नसीम शाह जिसने जो है भुट्टो साहब के लिए शहादत फांसी लिखी थी, उसको 20 करोड़ पे उस वक्त मिले और वो यूनान की ग्रीक की बैंक में उसने डिपॉजिट हुई। क्या ये सियासत है? ये सियासत है कि हमारे जजेस जो है वो पैसों पे बिकते हैं और पूरे पाकिस्तान को जो वो नाबूद निस्त कर देते हैं, सियासत को नाबूद निस्त कर देते हैं। ये सियासत है? ये सियासत नहीं है सर, ये इंतकाम लिए जा रहे हैं। ये मुल्क वो है जिसको यहां पर जो है सियासतदानों ने बनाया है। ये इंसर्जेंसीज के थ्रू, वॉरफेयर के थ्रू, गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू या वॉर के थ्रू नहीं बनाया है। ये सियासतदानों ने बनाया इस मुल्क को, और किसी ने नहीं बनाया। और उनके साथ उनको चोर, उनको डाकू, उनको लुटेरे, ये उनके लक़ब लगाए गए हैं कि ये सियासतदान हैं हमारे। ये क्या, ये किस किस्म की सियासत हमारे चल रही है? हम लोगों को भुट्टो साहब, बेरी साहबा, मीर मुर्तजा को शहीद किया गया। भुट्टो साहब, बेरी साहबा को कहा गया तुम पाकिस्तान नहीं आओगी, नहीं आओगी, और वो यहां आई, उसको शहीद किया गया। जिस दिन शहीद किया गया, स्पीकर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 बजे डेड बॉडी पहुंची, हम लोग बीबी साहबा को लेके जा रहे थे और
यहां पर जो है पिंडी के अंदर जाय वारदात को धो दिया गया। वहां पर हम बीबी साहबा को लेके जा रहे थे, मैं एम्बुलेंस चला रहा था, आसिफ साहब मेरे साइड में बैठे हुए थे और बिलावल साहब जो है बीबी साहबा का ताबूत लेके पीछे बैठे हुए थे। घर से लेके गड़ी खुदा बख्श 3 किलोमीटर है, मगर मुझे वहां तक पहुंचने में मुझे अब तक याद नहीं पड़ा है कि हम लोग कैसे पहुंचे। पूरा क्राउड चार्ज था, हमारे होश गुम थे, हमारी हालत खराब थी, लोग खुद को जला रहे थे, नारे लगा रहे थे। और कैसे पहुंचे? एम्बुलेंस ऐसे चल रही थी कि वो हिल रही थी, जैसे जलजला आता है वो हिल रही थी। और मैं मुझे जो याद पड़ रहा है 5 किलोमीटर के हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा था। दफना के वापस आए और बेदी साहब और आसिफ साहब ने भी अपनी आंखों से देखा और उसने एक नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, और खुदा कसम वहां पर लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, यही नारा होगा। और वो पाकिस्तान जो है, इसलिए कि हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, आप लोगों ने कुर्बानियां, जो भी यहाँ बैठे कुर्बानियां दे के इस मुल्क को बनाया है। और वहां पर हम लोगों ने वहां पर वो पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने ये कुर्बानियां दी कि वहां पर हम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान, यहां पर ये अगर इनके मकसद की बातें थी तो सब ठीक था। जब इनके मकसद की बातें नहीं होती है तो वो खराब था। इन लोगों ने इनकलाब तो देखा ही नहीं है, इन लोगों ने जेलें भी नहीं देखी। ये लोग तो एक दिन के लिए सिर्फ जेल में गए और वो चले वो अंदर चले गए। इन लोगों ने देखा कि बादशाह खान जो है कितना जेल में गया, 30 साल। वली खान, अब्दुल समद अचकजई, आपके जो है बिलोर जो खानदान, ठीक है, ये वो लोग हैं, अतौला बेंगल और बुक्टी साहब, ठीक है, ये सब ये तालपुर बहुत से लोग हैं जिनकी आपको हम लिस्ट बता सकते हैं कि जिन लोगों ने सोबत थी। आसिफ साहब 11 साल जेल में रहे। अदीब फरयाल जो है वो ईद की सुबह को, रात को उसको यहाँ से उठा के जाके वहां पर रख दिया और वहां पर ऐसी जगह पे रखा गया जहां पर जो है वहां से बदबू आती थी दाई की। आपका हमारा जो है नवाज शरीफ साहब, उसको यहां पर जितने भी हमारे थे लोग उनको रखा गया। ये सब वो चीजें हैं जिसको हमें क्लैरिटी चाहिए। ये वक्त है, ये टाइम है, एस्टेब्लिशमेंट और हमारे स्टेक होल्डर्स जो है पॉलिटिशियन, वो बैठ के तय करें कि हमें जो है मुल्क को किस तरह चलाना है। नहीं तो मुल्क के बहुत बड़े मसले होंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम होंगे। आज अखबार में आ रहा है कि डिफॉल्ट में हम लोग जा रहे हैं, हमारे जो रिजर्व्स वो खत्म हो रहे हैं, दिसंबर तक नेगेटिव में चले जाएंगे रिजर्व्स। जुलाई के 1 तारीख को 1.6 बिलियन और 1 बिलियन जो है चाइनीज को देना है, किसको अभी, और लोगों ने शेड्यूल दिया हुआ है जो तकरीबन जो है दिया गया कि इसमें अगस्त में 1.6 जो है अभी देना है, जून में देना है, जो जुलाई में, और 1 बिलियन जो है BSAFE को देना है चाइनीज को। फिर अगस्त में 0.3 बिलियन देना है, सितंबर में 0.6 देना है, अक्टूबर 0.3 देना है, और फिर जो है 0.6, 0.2, 0.6, 1.2, 0.6, 1.5 बिलियन ये सब देने हैं जुलाई जून 24 तक। ये कहां से आएंगे? हमारा जो बजट बनी वो 14.46 ट्रिलियन की बनी। अब उसमें काफी उसमें बजट भी आया, उसमें जीडीपी जो था 7.7 जो है वो जो है बजट में माली खसारा दिखाया गया है। अब बजट में जो टैक्स वसूली जो है वो 9,200 जो है बिलियन जो है उसको दिखाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 280 जो है बिलियन जो है रुपए रखे गए हैं।
और जो नेक्स्ट फिस्कल जो प्लान जो टारगेट है वो बहुत लंबा कर दिया है, 6.5% लोगों ने कर दिया है। और गवर्नमेंट जो अचीव जो टारगेट जो है थ्रू जो है इंक्रीज ऑफ एडिशनल टैक्स जो है वो 220 बिलियन रखा गया है। अब यही सब चीजें जो इन लोगों ने सब कुछ जो सब्सिडी जो है जो लोगों ने रखी जो थी वो 113 बिलियन रखी गई है, बहुत कम है। बस उसके ऊपर भी जो है IMF वालों ने जो है अपनी भिवे जो उठा रखी है कि ये आप लोगों ने क्या किया है। अब उसकी वजह से डॉलर जो है हमारा जो है आगे पीछे हो रहा है। डॉलर की वजह से न हम लोग जो है LC खोल सकते हैं, न डॉलर की वजह से न हम लोगों के बाहर जो है हम लोग एक्सपोर्ट कुछ कर सकते हैं। ये कभी डॉलर जो है तकरीबन इस वक्त ओपन मार्केट में 305 है और बैंक में इंटर बैंक में जो है 285 है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब साहब ये वो चीज़ है जिससे हमें और भी नुकसान हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। कौमी तरक्याती बजट के लिए जो है 2709 जो है बिलियन रखा गया है, मगर इनमें से जो भी हम लोग जो टैक्सेस जो हमें वसूल हो रही है वो तो 80% तो चली जाएगी सबके सब उसमें आपके उसमें डेट में चली जाएगी। हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा 20%, जिसमें आपको उस मुल्क को चलाना है। कैसे चलेगा? कोई इसकी कोई फिलॉसफी कोई बताया तो सही, तो अभी चलेगा कहते हैं। आपके जो है तकरीबन जो छोटे जो दुकानदार है उनको आप लोग जो है वो टैक्स जो है लगा दिया है। अब उसके ऊपर फिर जो है एक टैक्स और भी उनके ऊपर लगाया जा रहा है। अब जाहिर है वो भी उनके लिए मसले पैदा हो जाएंगे। ये जो हमारे जो इंडस्ट्रीज जो है अब उनको गैस और प्लस जो है आपके इंडस्ट्रियल जो है इनको कनेक्शन दिए गए वो तकरीबन जो है कितनी है 30 लाख है। भाई उनसे आप लोग कलेक्ट क्यों नहीं करें, उनसे हम लोग टैक्स में क्यों नहीं लेके आ रहे, उसको नेट में लेके आ जाए। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हम लोग जो है वो कर सकते हैं। हमें से अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आप पैरों पे खड़े होंगे और वो कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए और मैनेजमेंट होनी चाहिए। मैं आपको हम लोग वादा करिए कुरान शरीफ के हम लोग नीचे खड़े, ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? हमारे सामने जो है हमारा मुल्क हमसे जुदा हो गया, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। हम न्यूक्लियर पावर होके भी हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे। ये क्या, हम लोगों को एक चीज तय है कि हम लोग सब के सब मिलजुल के, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे हम लोग जो है पॉलिटिशियन हो, सब मिलजुल के एक फैसला करें और उस मुल्क को किस तरह लेके चलना है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जहाँ पर हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और ये मुल्क जिसकी ये कुर्बानियाँ सबों ने दी है, इस मुल्क को बनाया है और उसको आगे चलना पड़ेगा। शुक्रिया और जो भी इसके खिलाफ जाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। शुक्रिया जी। चौधरी बलजीज ताहिर साहब, नट मौलाना जमालुद्दीन साहब जी बजट पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुहतरम डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे बजट पर तकरीर करने का मौका फराहम किया। आज बजट की बहस पर मैं सिर्फ दो ही बातों को अपनी ही तकूंगा और ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा। उनसे पहले कि मैं अपने इलाके के मसाइल जो बहुत ही अहम है उस पे बात शुरू करूं। बजट जो इस हुकूमत ने पेश किया है इसके हवाले से मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे हालात में जो हमारी हुकूमत ने बजट पेश किया है, एक तरफ दुनिया वो पाकिस्तान को भी
अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, बल्कि पाकिस्तान को कमजोर करने के इरादे रखते हैं। और इसी तरह मुल्क की अंदरूनी जो हल्फशार है, और इसी तरह हमारा साबिक़ हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदात किए हैं, जो मुल्क की दुश्मनी पे मुश्तमिल है, कर्जे ले लेकर ग्राउंड पे कुछ भी नजर नहीं आता है। कर्जों की अदायगी में वादा खिलाफवर्जी करना मुल्क को बदनाम करने की मुतरादिफ है। साबिक़ हुकूमत ने पाकिस्तान की एतमाद को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया। स्टेट बैंक जैसा एक मुल्की सरमाया को गिरवी दे दिया। और जो पैसे कर्ज से लेकर उसका पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ है, किसने ले गए हैं, कहाँ छुपा रखे हैं। तो उसके बावजूद जो बजट पेश किया गया है, जिसमें बैतुल माल के लिए जो नीचे सतहे के लोगों को पहुंच सकते हैं, उसकी बजट में इजाफा किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीब तबके की दावा है, उसमें भी पैसे ज्यादा किए। मुलाजिमीन के लिए भी अपनी वसअत से भी ज्यादा 30-35% इजाफा किया। वरना मैं अपनी जाती राय यह रखता हूं कि जिस मुलाजिम की तनख्वाह 3 लाख बनता हो, उसकी तनख्वाह में इजाफा करने की मेरे ख्याल में इतनी जरूरत नहीं है जितना ये पैसे आप आटा, दाल, चीनी, डीजल, पेट्रोल वगैरह में उसके लिए मुख्तस कर देते, वो बहुत अच्छा ही होता। मैंने सुना है, मुझे पता तो नहीं लग रहा है कि हमारा जजेस की कितने तनख्वाहें हैं। बाल लोग कहते हैं कि 16 लाख है, 15 लाख है। घरों वालों की भी बहुत कुछ ज्यादा बता रहे हैं। तो मेरी जाती राय है कि उसकी इजाफे को वापस किया जाए, उसको गरीबों पे तकसीम किया जाए, गरीबों को सब्सिडी दी जाए, ताकि आटा, चीनी, दाल वगैरह इसको लोगों की पुण्य से दूर न हो जाए। उसके बाद मैं ये अर्ज करूं कि हमारे फाटा के लोगों ने पाकिस्तान के आजादी में भी तमाम पाकिस्तानियों से ज्यादा हिस्सा लिया है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की आजादी में भी कबाइल का दखल है, किरदार है, और इस तरह पाकिस्तान की बचाव में भी कबाइलों की किरदार है, क्योंकि अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, अपनी मकानात को भी कुर्बान कर दिया, अपने जायदादों को भी कुर्बान कर दिया, अपनी दौलत को भी कुर्बान कर दिया। लेकिन उनके जो मकानात की कंपनसेशन की मसला है, वो अभी तक हाल नहीं हुआ है।
पाकिस्तान की बका की खातिर आपने घरों से अपनी ही इलाके में पाकिस्तान के अंदर हिजरत कर गए, दूसरों शहरों में पनाह लिए, अभी भी खेमियों में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हुकूमत वजीर सानियों ने पाकिस्तान का झंडा को नहीं जलाया, बिल को नहीं जलाया, और हमारे इदारों की जो एग्जाजात है हमारा फौजों को मिल रहा है, वो एग्जाजात को डंडों से नहीं मारा, बेहुरमती नहीं की। लेकिन फिर भी हम वही कबाइल जो अब भी कुर्बानी दे रहे हैं, पहले भी कुर्बानी दे चुके हैं, इस बजट में वही मकानात जो हमने कराए हैं इस बजट में उनके लिए कुछ पैसे नहीं रखे गए हैं। इससे बढ़कर क्या जुल्म हो सकता है कि एक तरफ इतनी ही कुर्बानी दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ हम उनके कंपनसेशन के लिए एक पैसे को भी बजट में रखने के लिए तैयार नहीं है। और अभी भी वो अगर एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, वकार के साथ एहतजाज करते हैं, इज्जत के साथ एहतजाज करते हैं, अपनी आवाज जमहूरी तर्ज अमल से हुकूमत के यहां पहुंचाते हैं, लेकिन हुकूमत वाले उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जनाब मुहतरम स्पीकर साहब, मैं आपकी वसातत से इस असेंबली के जितने भी हमारे कोलीग हैं, इनकी ताउन से मैं हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि इस बजट में मकानात की जो कंपनसेशन है, मुल्क की बका की खातिर अपने मकानात को मुनहदिम कर चुके हैं, तो लिहाजा उनका यह हक बनता है कि हम उनकी कंपनसेशन को इस बजट का ऐसा बना लें। और है कितना शर्म की बात तो यह है कि यहां पे मकानात करोड़ के हिसाब से बनते हैं और हमारे लिए 4 लाख रुपए रखे हैं और वो 4 लाख रुपए भी नहीं दे रहे। तो लिहाजा मैं आपसे खुसूसी दरख्वास्त करता हूं, हमारे लोग अगर एक बार एहतजाज पे मजबूर हुए, वो जेल से डरने वाले भी नहीं है, वो गोली से डरने वाले भी नहीं है, वो हर किस्म एहतजाज कर सकते हैं। तो उससे पहले कि वो लोग ऐसे एहतजाज पे मजबूर हो जाए कि पर हम उसको नहीं रोक सकते, लिहाजा इस बजट में उनकी कंपनसेशन के लिए पैसे रखे। ये मैं आपसे, आपकी वसात से, सारी कुली की वसात से यह अर्ज कर रहा हूं कि इस बजट में उनके लिए कुछ रख ले। वैसी हुकूमत ने AIP से जो हमारा अपने ही पैसे वहां फाटा के वो रह गए हैं, उनसे तो कुछ पैसे दिए हैं, उस पर मैं हुकूमत की मशकूर हूं, लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि हमारे जो मकानात की सर्वे है हजारों की तादाद में घर मिसमार हो चुके हैं और उसको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। और इसी तरह
जनाब मुख्तारम स्पीकर साहब, मैं अपने इलाके के हवाले से कॉलेज की, रोडों की, यूनिवर्सिटियों की और चीजों की मुतालबा नहीं करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे लोगों के लिए जरूरी है वो ये कंपनसेशन की पैसे है, और दूसरी हमारे बच्चे वहां लैंड माइन्स में हजारों की तादाद हमारे बच्चे बच्चियां जख्मी है, किसी का आंख नहीं है, किसी का एक बाजू कटा है, कोई दोनों बाजू से मखरूम है, किसी का एक पांव, किसी का दोनों पांव है, ये लैंड माइन्स का शिकार है। लिहाजा वो भी यहाँ एहतजाज पे आए हुए है, प्रेस क्लब के साथ है, तो उनके लिए भी अगर हुकूमत कोई वजीफा मुकर्रर करे, वो लैंड माइन जो हमारे इलाके में बचाए गए हैं उसकी सफाई के लिए हुकूमत कोई बंदोबस्त कर ले, वरना जो अभी 1000-2000 बच्चे बच्चियां अपने बाजू से मखरूम हो चुके हैं, मैं इस ऐवान की सामने ये बात रखना चाहता हूं कि इसी तरह लाखों की तादाद वजीरिस्तानी कबाइल अपने पांव, बाजू, आंखों से मखरूम हो जाएंगे, तो उनकी जिम्मेदार यही फोरम होगा। अल्लाह पाक क़यामत के दिन भी आप लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों की बाजू का जिम्मेदार आप है, आंखों की जिम्मेदार आप है और पांव की जिम्मेदार आप है, आप लोगों ने इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, क्यों नहीं किया? लिहाजा अभी मौका है उनके लिए वजीफा मुकर्रर करे या उनकी कोई नौकरी दे दे, आखिर वो कहाँ जाए, क्या करे। इसके से मसवा मैं और कोई बात नहीं कराऊं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है और ये दो बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, इस पे अमल कर ले। शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया। जनाब साबिर हुसैन कायम खानी साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। लेकिन आज मैं एक ऐलान करना चाहूँगा और ये एहतजाजन में ऐलान कर रहा हूँ कि आइंदा इस हाल में जितनी देर फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे, जितनी देर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठेंगी, मैं अपनी सीट पे खड़ा रहूँगा या हाल से निकल के लॉबी में चला जाऊँगा, क्योंकि इंतहाई हमारे लिए दुख और तकलीफ़ की बात है कि जो लोग इस असेंबली की मेंबरशिप पाने के लिए लाखों जतन करते हैं, वजारतों के हरफ लेने के लिए मिन्नतें करते हैं, और जब कुछ करने का, आवाम को सहूलत देने का वक्त आता है तो अपनी सीटों से गैर हाजिर होते हैं। फिर भी हमें ये एक खुश फहमी है, उम्मीद करते हैं कि जावेद भाई साहब की तरह जी वो हाल में आ जाए, जो हम यहाँ स्टेट मिनिस्टर को भी बुलाया जाए जी, जो हम यहाँ बातें करेंगे वो इंशाल्लाह कहीं नोट भी होंगी। सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं, हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हमारी बातों से अवाम की तकदीर भी बदले। हम सब ने कोशिश और काविशें की हैं कि सिर्फ चेहरे ना बदलें, इस निज़ाम को बदलें, अवाम की हालात को बदलें, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाएं। लेकिन जब ऐसी गैर जिम्मेदारी रहती है तो फिर हमें उम्मीद हमारी टूटती नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम रखेंगे उम्मीद अल्लाह से भी और उन लाखों शहदा की कुर्बानियों के वसीले और तुफैल कि जिनकी वजह से पाकिस्तान बना और आज कायम और दायम है। इंशाल्लाह ये तरक्की की राह पे भी जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाज़त से आइन में से कुछ चीज़ देख कर पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है जी, पढ़ें। अच्छा, आइन का प्रिम्बल कहता है, इतनी मोटी ये किताब जिसमें हमें बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं, उसका एक प्रिम्बल कहता है कि वेयरइन shall be guaranteed fundamental rights including quality of status of opportunity and before law,
social, economic, and political justice, and freedom of thoughts, expressions, belief, faith, worship, and association subject to law and public morality. और इसके जवाब में यानी कि हमें आइन जो सियासी, माशी, माशरती हकूक देता है, बुनियादी इंसानी हकूक की गारंटी देता है। मैं तवज्जो चाहूँगा स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब तवज्जो चाहूँगा, जो आइन हमें इतनी सारी गारंटी देता है हमारी हिफाजत की, हमारे बुनियादी हकूक की, और वो हमसे क्या चाहता है? हमसे सिर्फ वो एक चीज़ चाहता है जो कि इसी आइन में लिखी हुई है, और वो लिखा हुआ है, लॉयल्टी ऑफ द स्टेट्स इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर शहरी का बुनियादी फर्ज सिर्फ एक है कि इस मुल्क के साथ वफादार रहे, खैर ख्वाह रहे, इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने का अज़म रखता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो पाकिस्तान की आवाम है वो हमेशा कुर्बानी देती आई है। उसने हमेशा पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी। और जैसे कि मेरे भाई इससे पहले तकरीर कर रहे थे, फाजिल दोस्त खुर्शीद जुनेजो साहब, जिस तरह का उन्होंने वाकया बताया बिल्कुल इसी तरह हुआ। मैं खुद सिंध का रहने वाला हूँ, हाँ, उस हालात को हम सब देख रहे थे, लेकिन हम साहनियात पे साहनियात, हादसात के बाद एक और हादसे का इंतजार करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफात का चाहे साहनिया हो कि जो तारीख बता रही हो, तारीख छुपी नहीं रहती। 76 साल तो इस मुल्क की तारीख है, ज्यादा पुरानी भी नहीं। इस 76 सालों में हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस क्यों एन वक्त पे माड़ीपुर कराची के रोड पे खराब हो गई। उसको हम लेके चलते रहे। क्यों 1954 में खान शहीदी मिलत लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया? क्यों और सियासी जोमा को किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को धमाकों में हयात मोहम्मद खान शेरपाव का मुझे वाकया याद है किस तरह उनको शहीद किया गया। उसके बाद बेनजीर साहबा का वाकया तो हम सबकी नजरों में ताज़ा है कि उस वक्त वाकई में अगर क़यादत बालिग नजरी का सबूत नहीं देती तो सिंध में जो हमने हालात देखे थे, जिस तरह बलवाइयों ने, मैं उनको गमजदा लोग नहीं कहूँगा, गमगुसार नहीं कहूँगा, क्यों गमजदा गमगुसार लोग तो अपनी शहादत के बाद तदफीन में, नमाज जनाजा में, सोग में थे। वो कौन बलवाई थे जिन्होंने चुन चुन कर निशानदेही करके शहरों में खास तौर पे पूरे सिंध में आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, गवर्नमेंट के इदारों के भी। और हमने उससे सबक नहीं सीखा और फिर हमने देखा कि 9 मई के वाकयात हुए, ये इसी वजह से हो रहे हैं कि किसी को सजा नहीं मिलती। ये आइन जो आपको बुनियादी इंसानी हकूक देता है तो वहां ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत के वफादार रहें, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब क्योंकि हमारी स्टेट मिनिस्टर साहिबा आ गई हैं, मैं एक शेर नजर करूंगा, चाहूंगा कि ये शेर डार सब तक पहुंचा दिया जाए, जो कि अवाम की मतलब दिल की बात है कि ना सवाल विसल ना अर्ज गम, ना सवाल विसल ना अर्ज गम, ना हिकायतें ना शिकायतें। डार साहब तेरे अहद में दिले जार के सभी इख्तियार चले गए। फैज अहमद फैज का शेर है कि अब अवाम तो कोई इख्तियार ही नहीं रखती। हम इत्तेहादी हैं उनके, हमसे बजट बनाते हुए, इस ऐवान से बजट बनाते हुए कोई राय नहीं ली गई, एक तजवीज नहीं ली गई, पूछा नहीं गया कि अराकीन असेंबली क्या चाहते हैं, यह नहीं पूछा गया कि हमारे इत्तेहादी क्या चाहते हैं। हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, हमें किस तरह इससे निकलना है। लेकिन मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि जब अपोजिशन में होती है तो शेडो बजट देती है जिसमें मुल्की मसाइल का हल होता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा, नहीं मीटिंग की, तो हम शेडो बजट तो बतौर इत्तेहादी होने के, और कोई फख्र नहीं रहा इत्तेहादी होने पर। अब तो शर्मिंदगी सी सूरत हाल हो गई है कि अवामी मसाइल जूं के तू हैं, कारकर्दगी वुज़रा की जूं की तू है, किसी भी तरह से कहीं इंप्रूवमेंट नहीं है। जो इदारे जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि तबाही की तरफ जा रहे हैं।
उसके बावजूद अगर हम इत्तेहाद दिए तो ये शर्मिंदगी की बात है। इत्तेहाद सिर्फ इस बात पे कायम है कि हम कोई अनारकी नहीं चाहते, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। और शायद ये मुल्क की मोहब्बत ही हमें ये सब कुर्बानियां दिलवा रही है, कुर्बानियां देते आएंगे, लेकिन कब तक। तो मैं आपकी इजाजत से MQM ने बजटरी प्रपोजल्स फॉर द फेडरल बजट 2023-24 बनाया है, जो कि इन्होंने हमसे नहीं लिया, नहीं बैठे, तो मैं आपकी तवज्जो से देना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन